नमस्कार मित्रों, कैसे? मस्त मजे में। मैं हरीश बाना, निदेशक परिज्ञान क्लासेज जोधपुर। परिज्ञान क्लासेज के डिजिटल चैनल पर सभी प्रतियोगी योद्धाओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके हम पढ़ाते हैं राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, या राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। देखिए, हम आपको वेरी फर्स्ट डे से कह रहे हैं मित्रों, हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं दो, लेकिन दोनों सब्जेक्ट आपसी को रिलेशन है। रिलेशन यूँ है कि इतिहास गवाह मित्रों कि जब आप इतिहास पढ़ोगे ना, साथ ही साथ झलक देखोगे आर्ट एंड कल्चर एंड कला एवं संस्कृति। तो देखना, जब हिस्ट्री पढ़ो तो साथ में झलक देखनी पड़ेगी कल्चर की, और कल्चर पढ़ोगे तो देखना पड़ेगा उसका इतिहास है, उसकी हिस्ट्री। अब देखना, हमने शुरुआत करी थी राजस्थान के इतिहास से, यानी 4-5 कक्षाएं ली थी राजस्थान के इतिहास की, 4-5 कक्षाएं ली थी राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तो वो तो थी साहब परिचयात्मक क्लासें, यानी परिचय के तौर पर पहले हमने इतिहास पढ़ाया, और परिचय के तौर पर बाद में हमने शुरुआत की थी आर्ट एंड कल्चर। आज से विधिवत रूप से हम शुरुआत कर रहे हैं मित्रों राजस्थान के इतिहास। जब इतिहास की बात आएगी तो विधिवत रूप से सुनते जाइए और समझते जाइए। देखिए, इतिहास कोई आज की कहानी नहीं है मित्रों। इतिहास प्रारंभ हुआ था आज से 10 लाख वर्ष पहले। कितने लाख वर्ष पहले? 10 लाख वर्ष पहले। लेकिन ध्यान रखना, उस समय इस दुनिया में मानव कैसा था? आदिम मानव। कौन सा मानव बताओगे? आदिम। और आदिम का होता है मित्रों अज्ञानी मानव। लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ा ना, तो इसी आदिम मानव को यह ज्ञान की प्राप्ति। और इतिहास गवाह मित्रों, समाज में जिस मानव को ज्ञान प्राप्त हो जाए ना, उसे कहते हैं मित्रों सभ्य मानव। कौन सा मानव बताओगे? सभ्य। और इसीलिए सभ्य से प्रारंभ हुई है सभ्यता। तो मित्रों ध्यान रखना, इतिहास का सबसे प्राचीन काल है ना, वो तो है सभ्यता काल। लेकिन बात कर रहे हैं केवल राजस्थान। लेकिन राजस्थान के इतिहास की बात करें ना, तो राजस्थान का इतिहास विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ था, शताब्दी थी मित्रों 7वीं शताब्दी। कौन सी थी? 7वीं। बड़े गौर से सुनना और समझना, 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान के इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल कहलाता मित्रों राजपूत काल। कौन सा काल था? राजपूत काल। और इसी राजपूत काल की सर्वोच्च शक्तिशाली जाति थी मित्रों प्रतिहार। कौन सी थी? प्रतिहार। अब देखना मित्रों, राजस्थान तो छोड़ो, एक समय ऐसा आया कि समूचे उत्तर भारत में एक छत्र राज किया था साहब प्रतिहारों ने। अब देखना, शासक थे प्रतिहार, और बाकी सब के सब प्रतिहारों के क्या थे? सामंत। लेकिन देखना मित्रों, धीरे धीरे समय आगे बढ़ा तो ये सामंत क्या हो गए? स्वतंत्र। सामंत क्या हो गए थे? स्वतंत्र। और स्वतंत्र सामंत ये खुद बन गए थे शासक। और आगे जाकर मित्रों इन्हीं शासकों ने रियासतें बना ली थी, 19 रियासतें। कितनी रियासतें बन गई थी? 19। और इन्हीं 19 रियासतों में से ध्यान रखना 16, और 16 रियासतों के राजा थे मित्रों राजपूत। कौन से पूत थे? राजपूत। और 3 गैर राजपूतों की रियासतें थी, उनमें से ध्यान रखना एक तो रियासत थी भरतपुर। कौन सी बताओगे? भरतपुर। दूसरी एक रियासत थी मित्रों धौलपुर। कौन सी बताओगे? धौलपुर। और यहाँ पर जो वंश था ना, वो था मित्रों जाट राजवंश। कौन सा बताओगे? जाट राजवंश। और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी ना, वो थी टोंक। बड़े गौर से सुनना और समझना। मैं फिर कह रहा हूं मित्रों, अगर समूचे इतिहास की बात करें ना, तो इतिहास का सबसे प्राचीन काल कहलाता है मित्रों सभ्यता काल। लेकिन बात केवल राजस्थान की करें तो राजस्थान के इतिहास का सबसे प्राचीन काल कहलाता है मित्रों राजपूत काल। और इसी राजपूत काल में राजस्थान की सर्वोच्च शक्तिशाली जाति कौन सी बताओगे? प्रतिहार। लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ा तो इन्हीं प्रतिहारों की शक्ति क्या होगी? क्षीण। प्रतिहारों का पतन होने लग गया, और प्रतिहारों के पतन होते ही इन प्रतिहारों के जितने भी सामंत ने, सामंत क्या हो गए? स्वतंत्र। और स्वतंत्र सामंती बन गए शासक। और आगे जाके शासकों ने रियासतें बना ली साहब 19 रियासतें। और इन्हीं 19 रियासतों में से राजस्थान में सर्वाधिक रियासतों के राजा कौन थे? राजपूत। इसलिए मित्रों ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम ही माना जाता है राजपूताना। कौन सा पुताना बताओगे? राजपूताना। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, रट्टा मत मारा करें आप। तो देसी भाषा यूं याद रखें कि सर्वाधिक रियासतों के राजा राजपूत होने की वजह से नाम हो गया कौन सा? पुताना, राजपूताना। अब ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि साहब राजस्थान में राजपूतों ने राज तो किया, लेकिन ध्यान रखना, राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकार कोई एक मत है ही नहीं। अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए। अलग अलग मत कैसे? कोई कहता है साहब राजपूतों की उत्पत्ति हुई है साहब अग्निकुंड से।
कौन से कुंड से बताओगे? अग्निकुंड। कोई कहता साहब राजपूत है क्षत्रिय, कोई कहता नहीं साहब इनकी उत्पत्ति हुई है ब्राह्मणों से, कोई कहता साहब ये है सूर्यवंशी, कोई कहता नहीं साहब ये है चंद्रवंशी, कोई कह रहा साहब ये है देसी, तो कोई कहते हैं साहब ये है विदेशी। लेकिन किसी ने कह दिया साहब कि ना देसी ना विदेशी, ना क्षत्रिय ना ब्राह्मण, ना सूर्य ना चंद्र, ना अग्नि ना देव, इनकी उत्पत्ति हुई है साहब मिश्रित अवधारणा से। यानी अलग अलग इतिहासकारों ने उत्पत्ति का अलग अलग क्या दिया सिद्धांत, अलग अलग क्या दिया मत, और उन इतिहासकारों के सिद्धांत, उन इतिहासकारों के विचार और उनके मत आपको ध्यान होने ही चाहिए। तो आज से विधिवत रूप से प्रारंभ कर रहे हैं अपन राजस्थान, और राजस्थान में राजपूताना कालीन राजवंश। और ध्यान रखना राजवंश में सर्वाधिक राज करने वाले कौन से पूत थे? राजपूत। लेकिन इनकी उत्पत्ति का कोई एक मत, एक कोई विचार है ही नहीं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो गौर से सुनते जाइए और समझते जाइए। देखिए राजस्थान की राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत दिए। उनमें एक इतिहासकार हुआ, उस इतिहासकार का नाम है गौरी शंकर। क्या नाम है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, शॉर्ट में कह सकते हो GH ओझा। और कहते हैं साहब इसी ओझा के अनुसार राजपूत, और राजपूत है साहब आर्यों की संतान। ये राजपूत माने जाते हैं आर्य, और आर्य होने की वजह से इन्हीं राजपूतों को कहते हैं साहब ये क्षत्रिय। ये कौन है? यानी आर्यों की संतान या फिर क्षत्रियों की संतान कहने वाला कौन था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसने और ज्यादा आगे व्याख्या क्यों की? कहते हैं साहब इन्होंने कह दिया साहब राजपूत या तो है सूर्यवंशी, कौन से वंशी बताओगे? सूर्यवंशी। और या फिर इन्होंने कह दिया साहब ये है चंद्रवंशी। अब देखिए साहब इन्होंने स्पष्ट ये तो कह दिया कि साहब राजपूत है तो क्षत्रिय, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि सूर्यवंशी है या फिर चंद्रवंशी। इन्होंने कह दिया साहब कई तो है सूर्यवंशी और कई माने जाएंगे चंद्रवंशी। लेकिन धीरे धीरे समय और आगे बढ़ा, एक इतिहासकार और हुआ मित्रों, उस इतिहासकार का नाम है CV वैद्य। CV कौन था? वैद्य। और कहा जाता मित्रों इसी CV वैद्य के अनुसार राजपूत, और राजपूत है वैदिक आर्य। राजपूत कौन है? वैदिक आर्य। और ध्यान रखना वैदिक आर्य का मीन यही है कि राजपूत शुद्ध तौर पर, राजपूत शुद्ध तौर पर क्या है? भारतीय है। शुद्ध तौर पर क्या है? भारतीय। या सिंपल सी कहानी है, डायरेक्ट पूछ ले कि बताओ साहब राजपूतों को आर्य या फिर क्षत्रियों की संतान कहने वाला इतिहासकार था, तो बता देना गौरी शंकर हीराचंद ओझा। लेकिन घुमाकर पूछ ले मित्रों कि बताओ साहब किस इतिहासकार के अनुसार राजपूत वैदिक आर्यों की संतान कहलाई, तो बता देना साहब CV वैद्य। या फिर उल्टा पूछ ले और कि बताओ साहब किस इतिहासकार के अनुसार राजपूत शुद्ध तौर पर भारतीय कहलाए, तो ध्यान रखना कहने वाला कौन था? CV वैद्य। तो अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग क्या देंगे मत। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। देखना बहुत सारे इतिहासकार, उन इतिहासकारों ने राजपूतों की उत्पत्ति का अलग अलग क्या दिए सिद्धांत। देखना उसी प्रकार इतिहासकार नाम सुना तो नयनचंद्र सूरी। कौन सा सूरी बताओगे? नयनचंद्र सूरी। इसी नयनचंद्र सूरी के ग्रंथ व मित्रों, उस ग्रंथ का नाम है अमीर महाकाव्य। अमीर महाकाव्य। उसी प्रकार नयनचंद्र सूरी का एक समर्थक, और समर्थक का नाम मित्रों जयानक भट्ट। कौन सा भट्ट बताओगे? जयानक भट्ट। और इसी जयानक भट्ट का ये ग्रंथ का नाम है मित्रों पृथ्वीराज विजय। कौन सी विजय बताओगे? पृथ्वीराज विजय। और इन दोनों ग्रंथों के अनुसार राजपूत, और राजपूत है मित्रों सूर्यवंशी। कौन सी वंशी बताओगे? सूर्यवंशी। तो पूछा था क्वेश्चन साहब, और क्वेश्चन पूछा था साहब पुलिस सब इंस्पेक्टर। अब क्वेश्चन ये पूछा कि किस इतिहासकार के अनुसार राजपूत सूर्यवंशी कहलाए, तो वहां ऑप्शन था मित्रों नयनचंद्र सूरी। लेकिन आपको दो नाम ध्यान रखने हैं, एक तो नयनचंद्र सूरी और दूसरा जयानक भट्ट। अब इन दोनों का परिचय भी दे देते साहब। नयनचंद्र सूरी का ग्रंथ है अमीर महाकाव्य, और इसी अमीर महाकाव्य में अमीर देव चौहान के जीवन का परिचय, जीवन का चित्रण भी किया गया, और करने वाला कौन है? नयनचंद्र सूरी। अब आया जयानक भट्ट, और जयानक भट्ट का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, और इसी पृथ्वीराज विजय में विजय लिखी हुई मित्रों पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नाम तो सुने होगा, जिसे जो अपने आप को मानता था विश्व विजेता, तो उस पृथ्वीराज चौहान तृतीय की ध्यान रखना विजय लिखने वाला कौन था? जयानक भट्ट। और उसी जयानक भट्ट के अनुसार राजपूत कहलाएंगे कौन से वंशी? सूर्यवंशी। समय और आगे बढ़ा, बहुत सारे इतिहासकार हुए। राजस्थान में एक इतिहासकार था मित्रों DR भंडारकर। DR कौन था? भंडारकर। और इस DR भंडारकर के अनुसार राजपूत और राजपूतों की उत्पत्ति,
राजपूतों की उत्पत्ति हुई है मित्रों ब्राह्मणों से। किनसे हुई है? ब्राह्मणों से। और या फिर इसने कह दिया साहब उत्पत्ति हुई है गुर्जरों से। किससे हुई है? गुर्जरों से। और आगे ध्यान रखना, डी.आर. भंडारकर ने गुर्जरों से उत्पत्ति बताकर राजपूतों की उत्पत्ति के विदेशी मत को भी ध्यान रखना थोड़ा सा बल प्रदान किया। कैसे सुने? कहा जाता इस डी.आर. भंडारकर के अनुसार समूचे उत्तर पश्चिम एक जाति थी गुर्जर, और इन्हीं गुर्जरों के समय आक्रमण कराए थे हूण। तो कहते हैं साहब हूण और गुर्जरों के रक्त संबंध होने की वजह से एक नई जाति है, जाति का नाम है राजपूत। और कहने वाला कौन है? डी.आर. भंडारकर। तो मैं फिर कह रहा मित्रों, क्वेश्चन पूछे कि किस इतिहासकार के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई, तो बताना डी.आर. भंडारकर। या फिर पूछ ले कि किस इतिहासकार ने राजपूतों की उत्पत्ति गुर्जरों से बताकर विदेशी मत को बल प्रदान किया, तो भी बता देना साहब डी.आर. भंडारकर। और इसी डी.आर. भंडारकर का समर्थक का नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राजपूत उत्पत्ति किनसे हुई है? ब्राह्मणों से। तो अलग अलग कंडीशन डालेंगे साहब, पूछ लेंगे कि डी.आर. भंडारकर के अनुसार राजपूत उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई डॉट 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 डॉट, इस मत का समर्थक था, तो बता देना कौन था? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। फटाफट छाप लो। अब देखिए, राजस्थान में राजपूत उत्पत्ति के लेकर बहुत सारे इतिहासकार आएंगे, और उन इतिहासकारों में देखने के इतिहासकार था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। और कहा जाता साहब इसी कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राजपूत और राजपूत है मित्रों विदेशी जाति। राजपूत कौन जाति बताओगे? विदेशी जाति। और इसने आगे जाकर कह दिया साहब या तो है विदेशी, और या फिर इसने कह दिया साहब विदेशी का हुआ है मिश्रण। विदेशियों क्या हुआ है? मिश्रण। आगे इसने व्याख्या यूं की, मिश्रण यूं हुआ कि राजस्थान में 2-3 शक्तिशाली जातियां आई, उनमें से एक जाति थी मित्रों शक। कौन सी बताई थी? शक। एक जाति बताई थी मित्रों कुषाण। कौन सी बताई थी? कुषाण। और एक जाति बताई थी हूण, और एक चौथी जाति और थी सीतियन। लेकिन कई इतिहासकारों को यह मानना कि शक, कुषाण और हूण, इन तीनों को ध्यान रखना सम्मिलित रूप से कहा जाता था सीतियन। तो आप तो चारों ही नाम याद रख लो कि शक, कुषाण, हूण और सीतियन, ये चारों थे कौन? विदेशी। चारों कौन थे? विदेशी। और कहते हैं साहब विदेशी थे लेकिन कैसे? लड़ाकू थे। कैसे थे? लड़ाकू। और लड़ के स्थायी रूप से निवास करने लगे अपने राजस्थान में। और यहाँ राजस्थान में इनका एक संबंध हुआ, संबंध था मित्रों वैवाहिक संबंध। कौन सा संबंध बताओगे? वैवाहिक संबंध। और वैवाहिक संबंध होने की वजह से इन चारों से एक पांचवी जात की क्या हुई? उत्पत्ति। और वही पांचवी जात आगे जाकर कहलाई है साहब राजपूत। तो बताने वाला कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। बड़े गौर से सुनिए और समझिए, पुनः सुनना। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राजपूत कौन है? विदेशी जाति। उसने कहा विदेशी कैसे हुए? कहते हैं साहब यह तो विदेशी का मिश्रण है। मिश्रण कैसे? कि राजस्थान में शक्तिशाली आई थी विदेशी जातियां, और उन जातियों में एक तो थी शक, दूसरी थी कुषाण, और तीसरा इसने नाम बताया था साहब सीतियन। मैं फिर कह रहा हूं, कंडीशन डाल के क्वेश्चन पूछ ले कि किस इतिहासकार के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति शक, कुषाण या सीतियन विदेशी जाति से हुई, तो बता देना कौन था? कर्नल जेम्स टॉड। लेकिन देखना इसी टॉड के भी समर्थक है, और टॉड का समर्थक एक तो था मित्रों V.A. स्मिथ। V.A. कौन था? स्मिथ। और इसी V.A. स्मिथ ने कह दिया साहब राजपूत है हूण विदेशी। कौन सी विदेशी है? हूण विदेशी। और ध्यान रखना राजपूतों को हूण विदेशी बताने वाला V.A. स्मिथ। और क्वेश्चन पूछा हुआ मित्रों ध्यान रखना महिला सुपरवाइजर। किसमें है? महिला सुपरवाइजर 2015 पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा कि किस इतिहासकार के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हूण विदेशियों से बताई गई, तो बता देना वो इतिहासकार कौन था? V.A. स्मिथ। उसी प्रकार इसी कर्नल जेम्स टॉड के समर्थक था विलियम क्रूक। अब आप में से विलियम क्रूक का आपने नाम सुना ही होगा। याद करो, हमने आपको राजस्थान के इतिहास और इतिहास की वेरी फर्स्ट क्लास में बताया था कि साहब राजस्थान और राजस्थान नाम देने वाला कौन था? कर्नल जेम्स टॉड। और याद करो मित्रों, हमने आपको बहुत पहले बता रखा है, अगर किसी ने रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखी हो ना, तो परिज्ञान क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्ले लिस्ट में जाकर वहां जितने भी राजस्थान इतिहास के जो वीडियो जो अपलोड कर रखे हैं ना, वो देख सकते हैं। उसमें देखना साहब सबसे पहले वीडियो, वेरी फर्स्ट वीडियो है ना, उसमें हमने अच्छे से बता रखा है कि साहब राजस्थान नाम देने वाला कौन था? कर्नल जेम्स टॉड। और उसी कर्नल
टॉड की पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अरे नाम तो सुना। और उसी पुस्तक का संपादक माना जाता है उसका शिष्य, और शिष्य का नाम है विलियम क्रुक। तो मित्रों फिर कह रहा हूं मैं, पुस्तक लिखने वाला कौन था? कर्नल जेम्स टॉड, और उस पुस्तक का संपादक था विलियम क्रुक। पूछ ले विलियम क्रुक कौन था? बता देना साहब, ये था कर्नल जेम्स टॉड का शिष्य। तो सिंपल सी कहानी ये कि क्रुक ने कह दिया साहब गुरुजी सत्य बात बता रहे हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई है कौन सी जाति से? विदेशी जाति थे। तो अलग अलग इतिहासकार है, अलग अलग इनके मत है, और इनके मत आपको ध्यान होने ही चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूं कि साहब आप राजस्थान लेवल का कोई सब एग्जाम उठाकर देख लेना, हर दूसरे या तीसरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साहब राजपूतों की उत्पत्ति के। तो परीक्षा की दृष्टि से मानना कि है तो 15-20 मिनट का चैप्टर, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा टेंट है? इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना, ये उत्पत्ति आपको ध्यान होनी ही चाहिए। फटाफट छाप लो। देखिए राजस्थान के बहुत सारे इतिहासकार जिन्होंने अलग अलग विचार दिए, अलग अलग अपने मत प्रकट किए, अलग अलग अपने क्या दिए सिद्धांत। देखना उन्हीं इतिहासकारों में एक इतिहासकार था मित्रों डीपी चट्टोपाध्याय। डीपी कौन था? चट्टोपाध्याय। और कहा जाता साहब इसी डीपी चट्टोपाध्याय के अनुसार राजपूत और राजपूतों की उत्पत्ति इसने बताई मित्रों मिश्रित अवधारणा। कौन सी अवधारणा बताइए? मिश्रित अवधारणा। अब मिश्रित अवधारणा का मीन तो आप समझ गए होंगे। मिश्रित का मीन ये कि डीपी चट्टोपाध्याय ने कह दिया कि साहब राजपूत शुद्ध तौर पर ना तो क्षत्रिय है और ना ही ब्राह्मण है, ना ही सूर्यवंशी है, ना ही चंद्रवंशी है, ना ही देशी है, ना ही विदेशी। इसने जो कह दिया साहब इन सबका मिश्रण हुआ है। सबका क्या हुआ है? मिश्रण। तो सबका मिश्रण बताने वाला कौन था? डीपी चट्टोपाध्याय। तो धारणा मिश्रित अवधारणा दी, और साथ ही साथ इसने कह दिया साहब ये राजपूत जो जाति उत्पत्ति हुई है ना, ये है साहब सामाजिक और आर्थिक उपज। आर्थिक है या सामाजिक और आर्थिक उपज, सामाजिक और आर्थिक अवधारणा देने वाला पूछे ना तो भी बता देना कौन है? डीपी चट्टोपाध्याय। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत होंगे। फटाफट छाप लो ये भी। अब देखना राजस्थान में बहुत सारे इतिहासकार हैं। उन इतिहासकारों में एक आपने नाम सुना होगा साहब, नाम है चंद्रबरदई। कौन सा बरदई है? चंद्रबरदई। और कहते हैं इसी चंद्रबरदई की जाति थी भट्ट ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण था? भट्ट ब्राह्मण। और इसी भट्ट ब्राह्मण का वास्तविक नाम था मित्रों पृथ्वी भट्ट वल्लभादी। पृथ्वी भट्ट वल्लभादी। और कहते हैं साहब इसी चंद्रबरदई यानी इसी पृथ्वी भट्ट वल्लभादी का एक ग्रंथ, उस ग्रंथ का नाम है मित्रों पृथ्वीराज रासो। कौन सा रासो बताओगे? पृथ्वीराज रासो। और कहते हैं साहब ये पृथ्वीराज रासो है ना, ये लिखा गया मित्रों पिंगल भाषा में। कौन सी भाषा बताओगे? पिंगल। अब देखना हमें पिंगल से याद आता मित्रों समूचे राजस्थान में दो भाषाएं प्रचलित थी। एक तो थी पिंगलन, दूसरी थी डिंगल। नाम तो आपने भी सुना होगा। अरे सुना ना। तो देखना पृथ्वीराज रासो की जो भाषा होता है साहब पिंगल भाषा, और इसी पिंगल के आते आपका दिमाग झटका मारना चाहिए कि पिंगल के समानांतर भाषा और है मित्रों डिंगल भाषा। अब ये डिंगल और पिंगल है क्या? बड़े गौर से सुना और समझे। देखना आपने हमेशा यही सुना होगा कि साहब पश्चिम में जो भाषा बोली जाती वो तो थी डिंगल, और पूर्व की भाषा थी वो थी पिंगल। लेकिन मित्रों वेरी ओपन माइंड होकर सुना और समझे। ध्यान रखना दिशाएं कभी निर्धारित नहीं की जाएगी कौन सी दिशा में कौन सी भाषा बोली जाएगी। ध्यान रखना इन बोलियों इन भाषाओं का निर्धारण किया था साहित्यकारों ने। तो दूसरी बात ये भी ध्यान रखना राजस्थान में दो जातीय साहित्यकार जातियां हुई। एक तो थी साहब चारण, दूसरी थी भट्ट ब्राह्मण। बड़े गौर से सुनना। देखना पश्चिम में एक जाति थी, उस जाति का नाम था चारण, और पूर्व में एक जाति थी उसका नाम था भट्ट ब्राह्मण। तो ध्यान रखना ये चंद्रवर्ती भट्ट ब्राह्मण है। तो मैं पुनः कह रहा हूं पश्चिम में जाति थी चारण और पूर्व में जाति थी वो थी कौन सी? भट्ट ब्राह्मण। अब देखना चारणों की जो भाषा थी ना वो थी मित्रों डिंगल भाषा, और भट्ट ब्राह्मणों की जो भाषा थी ना वो थी पिंगल भाषा। तो मैं फिर कह रहा हूं चारण थे पश्चिम में, चारणों की भाषा होगी डिंगल। भट्ट ब्राह्मण थे पूर्व में और भट्ट ब्राह्मणों की भाषा होगी पिंगल। इसीलिए कहते हैं पश्चिम में है डिंगल और पूर्व में है पिंगल। चारणों की है डिंगल और भट्ट ब्राह्मणों की है पिंगल। अब देखना मित्रों चारणों ने लिखी है कथा और कहानियां, कथा और कहानियां, और भट्ट ब्राह्मणों ने लिखे हैं दो और कविताएं। अब गौर से सुनना कथा और कहानियां ये तो आती मित्रों गद्य भाग में। कौन से भाग में? गद्य। तो चारणों लिखे गद्य भाग, और गद्य क्या है? डिंगल। भट्ट ब्राह्मणों लिखे पद्य, और पद्य क्या है? पिंगल। तो देखना गद्य है डिंगलन, पद्य है पिंगल। अब गद्य और पद्य आपने नाम तो भली बात ही सुना होगा।
याद करो आपके अपने जीवन के बचपन के वो दिन आपके हिंदी की 2 पुस्तकें हुआ करती थी, एक होती थी गद्य, दूसरी होती थी पद्य। अरे थी ना, याद करो अपने बचपन के वो स्कूलों को खतरनाक दिन, जिस समय आपसे गुरुजी कई बार गद्य मंगवाते, उस समय पद्य लेकर जाते, पद्य मंगवाते उस समय क्या लेकर जाते, गद्य। और इसी गद्य और पद्य के चक्कर में अक्सर उस स्कूल की गैलरी में अपनी ठुकाई भी होती थी। अरे याद है ना, तो ध्यान रखना, जो गद्य है वो तो है डिंगल और जो पद्य है वो क्या है, पिंगल। अब ध्यान रखना, डिंगल की उपज हुई है प्राकृत भाषा से और पिंगल निकली है साहब संस्कृत भाषा से। तो मैं फिर कह रहा हूं, संस्कृत से आई है पिंगल और प्राकृत से आई है डिंगल। अब पुनः निर्धारण देखना मित्रों, पश्चिम में बोली जाएगी वो तो है डिंगल, पूर्व में बोली हुआ है पिंगल, चारणों की बोली हुआ है डिंगल, भट्ट ब्राह्मणों की बोली हुआ है पिंगल, गद्य भाग है डिंगल, पद्य भाग है पिंगल। उसी प्रकार ध्यान, प्राकृत से आई है डिंगल और संस्कृत से आई है पिंगल, तो ये होगी डिंगल और पिंगल। अरे याद तो रहेगा ना, चारणों की भाषा कौन सी, डिंगल, भट्ट ब्राह्मणों की भाषा कौन सी, अरे बोलते जाइए साथ ही साथ में, भाषा कौन सी है, पिंगल। याद करो, पश्चिम की भाषा कौन सी, डिंगल, पूर्व की भाषा कौन सी, पिंगल, गद्य भाग बताओगे डिंगल, पद्य भाग बताओगे पिंगल, प्राकृत से आई है डिंगल और ध्यान संस्कृत से आई है पिंगल। तो ये हो गए आपके डिंगल और पिंगल। अब देखना, इसी पृथ्वीराज रासो का जब नाम आ गया ना, तो कहते हैं साहब इसी पृथ्वीराज रासो की रचना और रचना पूरी की थी साहब जलन ने। रचना पूरी किसने की थी, जलन ने। और ये जलन है कौन सा, इसी चंद्रबरदई का पुत्र, चंद्रबरदई का पुत्र। तो सिंपल सी कहानी ये हो गई मित्रों, रचना प्रारंभ की है बाप ने, पूरी की है बेटे ने, और बेटे का नाम है जलन। अब मैं आपको फिर से कह रहा हूं मित्रों, जीके पढ़ने का तरीका होना चाहिए, कनेक्टिविटी बनाया करो। अब आपके सामने जब नाम आया पिंगल का, तो आपने साथ ही साथ में याद कर लिया डिंगल को। अब आपके सामने नाम आ गया जलन का, तो याद करो इससे मिलता जुलता एक नाम मिलता मित्रों, कलण। अरे मिलेगा ना, और वो कलण कहाँ का था, जम्मू का, और उसी के ग्रंथ का नाम है राज तरंगिणी। तो मित्रों कह रहा हूं वो तो था कलण, आज हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, जलन। और इसी जलन ने रचना प्रारंभ की कौन से रासो की, पृथ्वीराज रासो। और इसी पृथ्वीराज रासो का उद्धारक, रासो का उद्धारक है। और उद्धारक उसे कहते हैं मित्रों जो ग्रंथ को लोकप्रिय करता, और ग्रंथ को लोकप्रिय करने वाला था कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। अब बड़े गौर से सुनिए मित्रों, पुस्तक एक है, लेकिन ध्यान रखना इस एक पुस्तक का कनेक्शन कितने इतिहासकारों से बताओगे, 3। कैसे, सुनो, पृथ्वीराज रासो की रचना प्रारंभ की तो बता देना चंद्रबरदई, रचना पूरी की तो बता देना जलन, रचना को लोकप्रिय किया, रचना का उद्धारक कहला तो बता देना कर्नल जेम्स टॉड। और कहते हैं साहब इसी चंद्रबरदई के अनुसार, चंद्रबरदई के अनुसार राजस्थान में एक स्थान का नाम है मित्रों माउंट आबू। कौन सा बताओगे, माउंट आबू। और उसी माउंट आबू गुरु का नाम था वशिष्ठ मुनि। गुरु कौन सा मुनि था, वशिष्ठ मुनि। और उसी वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया था मित्रों, अग्नि यज्ञ। कौन सा यज्ञ किया था, अग्नि। और उसी यज्ञ से ध्यान रखना 4 वीर पुत्रों की क्या हुई उत्पत्ति। और वही 4 ध्यान रखना वीर पुत्र थे, वो कहलाए क्या थे, राजपूत। क्या कहलाए थे, राजपूत। और उन 4 में ध्यान रखना सबसे पहले आए थे वो थे प्रतिहार। कौन जा रहे थे, प्रतिहार। उन्हीं में दूसरी जाति आई थी मित्रों, वो थी परमार। वो कौन सी थी, परमार। और तीसरी जाति थी वो थी मित्रों चालुक्य, और चालुक्य का दूसरा नाम मित्रों सोलंकी। और चौथी जाति जो आई ना वो थी मित्रों चौहान। कौन सी बताओगे, चौहान। और उसी चौहान का दूसरा नाम है चामान। बड़े गौर से सुनना और समझना मित्रों, मैं फिर कह रहा हूं इतिहासकार का नाम है चंद्रबरदई। अब चंद्रबरदई का नाम तो आपने सुना ही होगा, आपने इतिहास में एक शासक का नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अरे नाम तो सुना, उसी पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि कौन था, चंद्रबरदई। और उससे कहते हैं साहब ये पृथ्वीराज तृतीय का था अजीज मित्र। और उसी चंद्रबरदई के अनुसार राक्षसों का संहार करने के लिए, अब यहाँ राक्षस से तात्पर्य लेंगे अपन विदेशी आक्रमण से, और विदेशी आक्रमणों का तात्पर्य लेंगे अपन अरबियों से। तो कहते हैं साहब उन अरबियों को खदेड़ने के लिए गुरु वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया। उस यज्ञ का नाम है साहब अग्नि यज्ञ। और उसी यज्ञ से पुत्र कितने हुए, 4। और उन्हीं 4 में सर्वोच्च शक्तिशाली थे साहब प्रतिहार। कौन 4 बताओगे, प्रतिहार। और प्रतिहारों के बाद जाति आई थी परमार। कौन सी आई थी, परमार। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, परमारों ने राज कहां पर किया था, आबू में।
परमार कहाँ थे? आबू में। थोड़े बहुत परमार प्रत्यारों के जाने के बाद आए थे कहाँ? जालोर में। थोड़े बहुत ये ध्यान रखना प्रत्यार ये परमार गए थे मालवा में, लेकिन ध्यान रखना राजस्थान में इन परमारों का इतना कोई बोलबाला था ही नहीं। तीसरी जाति है ये चालुक्य। चालुक्य का दूसरा नाम है सोलंकी, और सोलंकियों ने तो राजस्थान में राज किया ही नहीं। थोड़े बहुत रहे थे डूंगरू बांसवाड़ा, बाकी सोलंकियों ने राज किया था मित्रों गुजरात में। सोलंकी कहाँ थे? गुजरात में। लेकिन हाँ ये जरूर है मित्रों, गुजरात की सीमा लगती है सिरोही। सिरोही में स्थान का नाम सुना होगा तो माउंट आबू। तो कहते हैं साहब अब ये सोलंकी थे तो गुजरात में, लेकिन इन गुजरात के सोलंकियों का प्रभाव झलकता है साहब आबू में। कैसे झलकता? उदाहरण के तौर पर आपने ध्यान रखना माउंट आबू के डेलवाड़ा में बहुत सारे जैन मंदिर देखे होंगे, नाम सुना होगा आदिनाथ, नेमिनाथ, शांतिनाथ। तो ध्यान रखना उस आबू देलवाड़ा के उन जैन मंदिरों के निर्माता कौन है? गुजरात के सोलंकी। तो मैं फिर कह रहा हूं साहब अब ये सोलंकी थे तो गुजरात के, लेकिन गुजरात के सोलंकी का प्रभाव झलकता आबू के परमारों पर। अब आबू में राज तो परमार कर रहे थे, लेकिन मंदिर बनाने वाले कौन थे? सोलंकी। अब देखना चौथी जाति उभर कर रही होती चौहान। कहते हैं साहब इन प्रत्यारों के बाद राजस्थान की शक्तिशाली जाति थी वो कौन सी थी? चौहान। कौन सी बताओगे? चौहान। मैं फिर कह रहा हूं मित्रों अग्नि यज्ञ हुआ तो अग्निकुंड से 4 जातियों पर जाति उत्पत्ति हुई है, उनमें सबसे शक्तिशाली कौन थे? प्रत्यार। अब देखना प्रत्यारों के बाद राजस्थान की शक्तिशाली जाति उभर कर आई वो थी कौन सी? चौहान। अब देखना प्रत्यारों के बाद थे तो चौहान, लेकिन उत्पत्ति का क्रम आप चेंज नहीं करोगे मित्रों, उत्पत्ति का क्रम यही रहना प्रत्यार, प्रत्यार बाद परमार, परमार बाद चालुक्य, चालुक्य बाद चौहान। मैं फिर कह रहा हूं चौहान शक्तिशाली थे, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब चंद्रवर्ती के अनुसार राजपूत उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई जो कर्म से है, तो क्रम ध्यान रखना, क्रम कभी मत तोड़ना, प्रत्यार, परमार, चालुक्य और चौहान। लेकिन पूछ ले साहब कि अग्निकुंड से राजपूत उत्पत्ति तो हुई, लेकिन राजस्थान में शक्तिशाली जातियां थी जो कर्म से है, तो कर्म से ध्यान रखना सबसे शक्तिशाली थे प्रत्यार, और प्रत्यारों के बाद जो जाति उभर कर आई होती मित्रों चौहान। तो फिर कह रहा हूं मित्रों शक्तिशाली चौहान भले ही हुए, लेकिन ध्यान रखना उत्पत्ति इनका क्रम कौन सा बताओगे? चौथा क्रम। तीसरा है चालुक्य, दूसरा है परमार, पहला माना जाएगा प्रत्यार। अब प्रत्यारों की कहानी देखना मित्रों, समूचे भारत में 7वीं से लेकर 11वीं, 7वीं से लेकर 11वीं, और भारत का मेन विशेषकर उत्तर भारत, तो समूचे उत्तर भारत में 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य अरबी यानी विदेशी, अरबी यानी विदेशी, और उन विदेशियों को ध्यान रखना उत्तर भारत से खदेड़ने वाले कौन थे? प्रत्यार। यानी उन प्रत्यारों ने सफलतम मुकाबला किससे किया था? अरबियों से। और सेकंड ग्रेड 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा था कि 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य अरबी आक्रमणों का सफलतम मुकाबला किया वो जाति थी, तो बता देना साहब जाति कौन सी थी? प्रतिहार। तो मैं फिर कह रहा हूं मित्रों सबसे शक्तिशाली कौन थे? प्रत्यार, और ये बताने वाला कौन है? चंद्रवर्ती। अब चंद्रवर्ती का जब नाम आ गया तो इसी चंद्रवर्ती के मत के भी एक दो क्या थे? समर्थक, एक दो क्या थे? समर्थक। उन समर्थकों में एक का तो नाम है मित्रों सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। अब सूर्यमल मिश्रण जब आए गया तो बताते साहब ये था बूंदी का, कहाँ का निवासी था? बूंदी का। और इसी सूर्यमल मिश्रण का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ, उस ग्रंथ का नाम है मित्रों, नाम सुनो तो वंश भास्कर। अरे है ना। और ध्यान रखना मित्रों हर दूसरे या तीसरे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कि वंश भास्कर का रचयिता है तो बता देना कौन है? सूर्यमल मिश्रण। और ध्यान रखना इसी चंद्रवर्ती के मत का समर्थक दूसरा था मुणोत नैणसी। मुणोत कौन था? नैणसी। और मुणोत नैणसी ये था साहब अपने जोधपुर का, मुणोत नैणसी कहाँ का था? जोधपुर। और इसी मुणोत नैणसी के समय जोधपुर में शासक का नाम था साहब जसवंत सिंह। कहते हैं साहब उसी जसवंत सिंह का दीवान माना जाता है मुणोत नैणसी। और दीवान कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं मित्रों, पुराने जमाने में राज्य में जो राज्यों से वसूली करता ना उसे कहा जाता था दीवान। तो मैं फिर कह रहा हूं जोधपुर का दीवान माना जाता था मुणोत नैणसी, और इसी मुणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण इन दोनों ने कह दिया साहब चंद्रवर्ती सत्य बात बता रहा है कि साहब राजपूतों की उत्पत्ति कौन से कुंड से हुई है? अग्निकुंड से। तो मैं फिर कह रहा हूं साहब अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई कहने वाला इतिहासकार तो बताओगे चंद्रवर्ती। पूछ ले समर्थक तो एक तो नाम बताओगे सूर्यमल मिश्रण, दूसरा नाम बताओगे मुणोत नैणसी। और इसी मुणोत नैणसी का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ, और उस ग्रंथ का नाम है मित्रों मारवाड़ प्रगनारी विगत। अरे नाम तो सुना। और उसे कहते हैं राजपूताना का गजेटियर, और गजेटियर को लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, गजेट का मीन है राजपत्र। तो राजपूताना का राजपत्र जारी करने वाला कौन था? मुणोत नैणसी। तो और इसी मुणोत नैणसी को कहा जाता है राजपूताना का अबुल फजल।
अबुल फजल। अच्छा, अबुल फजल नाम आ ही गया तो हम आपको ये भी बता दें साहब, अबुल फजल वास्तव कहाँ का निवासी था? नागौर का, और वो था साहब अकबर का दरबारी कवि और अकबर के 9 रत्नों में एक। तो साहब ये जीके कनेक्टिविटी बनाया करो। वैसे देखा जाए ना, अगर मैं डायरेक्ट और सीधा सीधा पढ़ाता ना तो सीधी सीधी लाइन तो ध्यान रखना, एक पंक्ति में पूरा मेरा जवाब आ जाता। सीधा सा छाप सकता था कि चंद्रवर्ती के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, दैट्स ऑल। लेकिन ध्यान रखना, आपको इस इर्द गिर्द की जितने भी फैक्ट हो सारे फैक्ट याद होने ही चाहिए। फटाफट छाप लो। अब देखिए राजस्थान में ध्यान रखना 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी बीच का जो काल था उस काल का नाम था राजपूत काल। हम आपको फिर कह रहे हैं, इस राजपूत काल में सर्वोच्च शक्तिशाली जाति थी साहब, वो जाति थी प्रतिहार। कौन सी हार बताओगे? प्रतिहार। लेकिन ध्यान रखना, प्रतिहारों से पहले समूचे उत्तर भारत में एक छत्र राज था साहब हर्षवर्धन का। कौन सा वर्धन का था? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन आपने नाम सुना होगा, जिसे कहते हैं साहब पुष्यभूति वंश या फिर कहते हैं साहब वर्धन वंश। और उसी वर्धन वंश के शासक थे प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन का पुत्र नाम था हर्षवर्धन। और जब हर्षवर्धन का नाम आ गया तो हम आपको ये बता दें कि साहब हर्षवर्धन ने राजस्थान में ध्यान रखना राज किया था, वो क्या था? भीनमाल में। कहां पर क्या था? भीनमाल। और भीनमाल वर्तमान कहां है? जालोर। लेकिन विडम्बना ये कि साहब हर्षवर्धन के कोई संतान कोई पुत्र तो था ही नहीं, और संतान और पुत्र नहीं होने की वजह से वर्धन वंश के राजवंश में आगे कोई धारणा वंश की वृद्धि हुई नहीं। तो उस वर्धन वंश का अंत धारणा उसका समापन हो जाता है हर्षवर्धन के समय। और हर्षवर्धन के जैसे मृत्यु हुई ना, तो हर्षवर्धन की मृत्यु होते उनके जितने भी सामंत हैं वो सामंत क्या हो गए? स्वतंत्र। और कई इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि हर्षवर्धन के जितने भी सामंत जो स्वतंत्र हुए ना, स्वतंत्र सामंती क्या कहलाए थे? राजपूत। और उनमें ध्यान रखना सबसे शक्तिशाली कौन थे? प्रतिहार। अब गौर से सुनना मित्रों, अपन इतिहास पढ़ेंगे, वो इतिहास किनका है? प्रतिहारों का। कारण क्या? राजस्थान में राजवंश की शुरुआती प्रतिहारों ने की थी साहब। अब देखना, जब राजपूत राजवंश की बात आती है सबसे शक्तिशाली प्रतिहार तो थे, लेकिन प्रतिहारों ने ध्यान रखना शुरुआत की थी साहब अपने पश्चिमी भारत से। और सबसे पहले प्रतिहारों की राजधानी बनी थी मंडोर, और मंडोर कहाँ है? जोधपुर। और जोधपुर का वही नाम है साहब मारवाड़। तो मैं फिर कह रहा हूँ साहब, प्रतिहारों ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी मारवाड़ से, और करने वाला कौन था? हरिश्चंद्र। लेकिन ध्यान रखना, इन्हीं प्रतिहारों के समय राजस्थान में 2 शक्तिशाली राजवंश और थे। अब शक्तिशाली वंश कौन से थे? सुनो, पश्चिम में तो हो गई ये प्रतिहार। इन्हीं प्रतिहारों के समकालीन ध्यान रखना पूर्व में प्रांत है बंगाल, और बंगाल वंश था पाल वंश। कौन सा वंश था? पाल वंश। नीचे दक्षिणी भारत में वंश था, उस वंश का नाम था राष्ट्रकूट वंश। बड़े गौर से सुनना मित्रों, ध्यान रखना, पश्चिम में तो वंश हो गया प्रतिहार वंश, पूर्व में वंश हो गया मित्रों पाल वंश, और दक्षिण में जो वंश है उस वंश का नाम है मित्रों राष्ट्रकूट वंश। और इन्हीं तीनों वंशजों के मध्य एक नहीं डेढ़ नहीं बल्कि 150 वर्ष लंबा एक संघर्ष चला, और उसी संघर्ष का नाम है मित्रों त्रिपक संघर्ष। उसी का दूसरा नाम है त्रिकुट संघर्ष। अब ध्यान रखना, इन तीनों वंशजों के मध्य तीनों महत्वाकांक्षी थे। अब तीनों के मध्य त्रिपक संघर्ष क्यों हुआ? इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। या सिर्फ त्रिपक संघर्ष क्यों हुआ, कारण क्या था, वजह क्या थी, त्रिपक संघर्ष को लेकर हो रहा है, उसकी पूरी कहानी आपको ध्यान होनी ही चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं साहब, अपने इतिहास तो पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और इतिहास पढ़ रहे हैं प्रतिहारों का, लेकिन प्रतिहारों के समकालीन जो 2 समकालीन राजवंश थे ना, उन राजवंश की सामान्य सी जानकारी आपको होनी चाहिए। जानकारियों, ये त्रिपक संघर्ष क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, और त्रिपक संघर्ष कहां और किसको लेकर हुआ, ये भी आपको डिटेल में ध्यान होना ही चाहिए। तो बड़े गौर से सुनना और समझना। अपन बात करेंगे समूचे भारत की, समूचे भारत। अब देखना मित्रों, ये हो गया अपना हिंदुस्तान। अब गौर से सुनना और सुनना, वेरी ओपन माइंडेड रहना साहब। इधर ध्यान रखना, उत्तर पश्चिम कह दो या फिर पश्चिमी भारत कह दो, यहाँ एक वंश था, उस वंश का नाम था प्रतिहार वंश। कौन सा वंश बताओगे? प्रतिहार वंश। और इसी प्रतिहार वंश का संस्थापक, आगे डिटेल में और पढ़ेंगे लेकिन शॉर्ट बता रहे हैं, प्रतिहार वंश का संस्थापक मित्रों उसका नाम था हरिश्चंद्र। कौन चंद्र था? हरिश्चंद्र। और देखना साहब, इन्हीं प्रतिहारों के समय इधर पूर्व में प्रांत का नाम था, आपने सुना होगा बंगाल। प्रांत कौन सा था? बंगाल। और बंगाल मित्रों एक वंश, उस वंश का नाम है मित्रों पाल वंश। कौन सा वंश है? पाल वंश। और इसी पाल वंश का संस्थापक का नाम था मित्रों गोपाल। कौन सा पाल बताओगे? गोपाल। और उसी समय मित्रों ध्यान रखना, इधर दक्षिणी भारत, कौन सा भारत है? दक्षिणी भारत। और दक्षिणी भारत में ध्यान रखना, उस स्थान का नाम था मान्य खेत।
कौन सा खेत बताओगे? मान्य खेत। और ध्यान रखना ये जो मान्य खेत ये दक्षिणी भारत में यहाँ एक वंश था, उस वंश का नाम था मित्रों राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश बताओगे? राष्ट्रकूट। और मित्रों ध्यान रखना राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, उस संस्थापक का नाम था दंती द्रुग। बड़े गौर से सुनना और समझना, वेरी ओपन माइंडेड रहना वरना अभी नहीं लगेगी। ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, इधर पश्चिम में वंश वो है साहब प्रत्यार वंश, पूर्व में वंश उस वंश का नाम है पाल वंश, दक्षिण में जो वंश उस वंश का नाम है राष्ट्रकूट वंश, और इन तीनों के मध्य संघर्ष था साहब त्रिपक संघर्ष। अब त्रिपक संघर्ष क्यों हुआ और इसकी वजह क्या थी, बड़े गौर से सुनना और समझना। देखना हिंदुस्तान में दो बड़ी बड़ी नदियां मित्रों, एक तो नदी है मित्रों कौन सी? गंगा नदी। कौन नदी बताओगे? गंगा। और एक नदी है मित्रों कौन सी? यमुना नदी। कौन सी बताओगे? यमुना। अब बड़े गौर से सुनना मित्रों, यहाँ जो नदी उस नदी का नाम है गंगा, नदी कौन सी है? गंगा। और यहाँ जो नदी है उस नदी का नाम है यमुना। अब देखिए साहब, इधर भी नदी और इधर भी नदी, और दो नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता मित्रों दो आब। कौन सा आब है? दो आब। अब ध्यान रखना दो आब कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है मित्रों, रट्टा मत मारा करें। अब ध्यान रखना दो आब का मीन ये, आब का मीन होता है पानी, तो जिसके दोनों ओर पानी होना उसे कहते हैं दो आब। आपको अगर ध्यान रखना, अगर राजस्थान इतिहास आपने ढंग से पढ़ा हो ना, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए पुराने जमाने कर लगता था आब कर, आब टैक्स, तो आब का मीन है पानी पर लगने वाला कर, तो दोनों ओर पानी तो हो गया दोआब। और इसी दोआब वाले भूखंड का नाम है साहब कन्नौज। भूखंड का नाम क्या था? कन्नौज। और कन्नौज वर्तमान कहाँ है? यूपी में। और यूपी बोले तो साहब प्रदेश है उत्तर प्रदेश। बड़े गौर से सुनना, मैं फिर कह रहा हूं, इधर भी नदी और इधर भी नदी, और दो नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है दोआब, और दोआब वाले भूखंड का नाम है कन्नौज। और ध्यान रखना उत्पादन की दृष्टि से सबसे उपजाऊ प्रदेश माना जाता है साहब दोआब प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? दोआब। तो ये स्वीकार करो आप कि राजस्थान क्या समूचे हिंदुस्तान का सबसे उपजाऊ प्रदेश था कन्नौज, और कन्नौज उपजाऊ भूखंड है। अगर भूखंड ध्यान रखना उपजाऊ होगा ना, उपजाऊ भूखंड से क्या प्राप्त होगी? आय प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? आय। और अगर भूखंड उपजाऊ होगा ना, भूखंड को संभालते कौन है? सामंत। कौन संभालेंगे? सामंत। और मित्रों सामंत खुद की अपनी क्या रखते हैं? सेना। सामंत क्या रखेंगे? सेना। बड़े गौर से सुनना मित्रों, कन्नौज जाना उपजाऊ भूखंड है, उपजाऊ भूखंड से क्या प्राप्त हो रही है? आय। भूखंड को संभाल रहे हैं सामंत, और सामंत खुद की क्या रख रहे हैं? सेना। अब देखना साहब, ये जो कन्नौज वाला प्रदेश है ना, इस कन्नौज में मूलतः वंश जो था ना, उस वंश का नाम था मित्रों अयुध वंश। कौन सा वंश बताओगे? अयुध वंश। कहते हैं साहब ये जो अयुध वंश था ना, बड़ा निर्बल वंश था, तो इन निर्बलों की यानी इन अयुध निर्बल थे, इनका फायदा उठाएंगे। ध्यान रखना इधर से प्रत्यार उधर पाल और नीचे राष्ट्रकूट। अब कहानी देखना कन्नौज उपजाऊ भूखंड है, भूखंड से क्या प्राप्त हो रही? आय। और वहां सामंत क्या दे देंगे? सेना। तो ध्यान रखना अगर कोई महत्वाकांक्षी शासक है उसे तो अपने जीवन में दो ही चीजें चाहिए कि अच्छी ढंग की होनी चाहिए आमदनी, और सशक्त और मजबूत होनी चाहिए सेना। तो जो कन्नौज पर अधिकार करेगा उसे सामंत तो दे देंगे सेना, और वहीं से इन्हें क्या प्राप्त हो जाएगी? आय। इसीलिए ध्यान रखना इधर से आना चाहते हैं पाल, इधर से आना चाहते हैं प्रत्यार, नीचे से जाना चाहते हैं राष्ट्रकूट, और इन तीनों के मध्य जो कन्नौज का संघर्ष है उसी का नाम है त्रिपक संघर्ष। क्या हर कोई महत्वाकांक्षी थे और चाहते थे साहब हम किस पर अधिकार कर लें? कन्नौज। लेकिन मित्रों ध्यान रखना हरिश्चंद्र, गोपाल और दंती द्रुग के समय योजना तो बनी, इन्होंने भूमिका तो बनाई कन्नौज पर आक्रमण करने की, लेकिन इन तीनों के समय कन्नौज पर कोई आक्रमण हुआ ही नहीं। और वास्तव में आक्रमण करेगा वो एक शासक होगा, और उस शासक का नाम होगा साहब वत्सराज। मैं फिर कह रहा हूं साहब त्रिपक संघर्ष तीनों के मध्य तो होगा, लेकिन त्रिपक संघर्ष हरिश्चंद्र के समय हुआ ही नहीं। त्रिपक संघर्ष होगा आगे प्रत्यार में एक शासक है, उस शासक का नाम होगा वत्सराज। आप फटाफट छाप लो पहले। हाँ जी, तो देखिए हम इतिहास पढ़ रहे हैं कहाँ का? राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान की सबसे शक्तिशाली जाति हमने देख ली वो थी साहब प्रत्यार। मैं फिर कह रहा हूं मित्रों 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य समूचे उत्तर भारत से अरबी यानी विदेशियों को खदेड़ने वाली जाति कौन सी थी? प्रत्यार। लेकिन ध्यान रखना इन्हीं प्रत्यारों के समय एक नहीं डेढ़ नहीं बल्कि 150 वर्ष लंबा एक संघर्ष चला, उस संघर्ष का नाम था त्रिपक संघर्ष। मैं फिर कह रहा हूं त्रिपक संघर्ष का मुख्य कारण है कन्नौज। कन्नौज क्यों? कि हिंदुस्तान का सबसे उपजाऊ भूखंड था कन्नौज, और भूखंड उपजाऊ था, और भूखंड को संभालते कौन थे? सामंत। और सामंत खुद की क्या रखते थे? सेना। तो अगर कोई महत्वाकांक्षी शासक होगा
तो उसे दो ही चीजें चाहिए साहब, अच्छी और मजबूत और सशक्त होनी चाहिए सेना, और ढंग की होनी चाहिए आमदनी, और दोनों कहाँ से हो रही है, कन्नौज। इसलिए तीनों आक्रमण करना चाहते हैं किस पर, कन्नौज पर। लेकिन अपन जो इतिहास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साहब प्रत्यारों का, और इन्हीं प्रत्यारों में एक शासक आएगा, आगे जाकर नाम आएगा वत्सराज, और इसी वत्सराज के समय एक संघर्ष होगा, संघर्ष का नाम है त्रिपक्ष, और वहां से लेकर ध्यान रखना लगातार 150 वर्ष संघर्ष चलेगा, और आखिर में ध्यान रखना त्रिपक्ष संघर्ष में विजेता तो कौन होंगे, प्रत्यार। लेकिन देखना इन तीनों में सबसे शक्तिशाली थे तो कौन, राष्ट्रकूट। लेकिन देखना आखिर में जीतने वाले तो कौन से, हारी होंगे, प्रत्यार। तो बाकी इन प्रत्यारों के बारे में विस्तार में चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने केवल राजस्थान के इतिहास की शुरुआत है, प्रारंभिक कक्षा में ये बताया कि साहब राजपूत उत्पत्ति के सिद्धांत क्या थे, राजपूतों सबसे शक्तिशाली जाति कौन सी थी, इस जाति के समय त्रिपक्ष संघर्ष हुआ वो किन किन के मध्य हुआ, इसका कारण क्या था। तो आज केवल भूमिका मान दी है, और कल से विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाएगा राजस्थान का इतिहास। कल बोले तो जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, और उस इतिहास हम पढ़ेंगे साहब प्रतिहारों का इतिहास। तो आज जो पढ़ा है उसमें किसी बार कोई समस्या, कोई डाउट, अगर कोई भी समस्या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स लिख सकते हैं, और हम प्रयास करेंगे कि साहब आपके जितने भी डाउट उनको हम क्लियर करें। तो समस्त प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। हैव ए नाइस डे।